नमस्कार। दिल्ली का सीएम कौन, इस सवाल के जवाब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बीजेपी के संपर्क सूत्रों के हवाले से बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे कास्ट क्लास के साथ साथ दूसरे राज्यों में आगे की राजनीति के फैक्टर को भी साधा जा सके। बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जिसके जरिए दिल्ली ही नहीं पूरे देश में संदेश जाए। नए सीएम के जरिए चुनावी राज्य बिहार और पंजाब तक समीकरण साधे जाएं तो सोने पे सुहागा होगा। सूत्रों के अनुसार चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए चर्चित बीजेपी आला कमान लो प्रोफाइल और पावर सेंटर से दूर रहने वाले चेहरों को वरीयता दे सकता है और इस रेस में 8 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन 3 बड़े नाम हैं। दिल्ली सीएम पद के 3 बड़े दावेदारों में सबसे आगे स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। 2010 से 13 तक बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी। 2011 से 19 तक राज्यसभा सांसद रहीं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद चुनी गई। सबसे बड़ा महिला चेहरा है स्मृति ईरानी बीजेपी की। बीजेपी में अभी कोई महिला सीएम नहीं है। स्मृति को सीएम बनाकर बीजेपी महिलाओं को एक बड़ा मैसेज दे सकती है। बीजेपी में बड़ी नेता और महिला अल्पसंख्यक और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सुषमा स्वराज की याद दिलाती है स्मृति ईरानी। सीएम पद की रेस में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है प्रवेश सिंह वर्मा। मार्च 2024 में लोकसभा टिकट कटने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा था, मुझे टिकट नहीं दिए जाने के पीछे कोई कारण नहीं है। यह हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। बचपन से संघ से जुड़े हुए हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया जिसे कोई अब तक नहीं हरा पाया था। लोकसभा चुनाव में पिछला लोकसभा चुनाव लड़े संभव है बीजेपी ने इन्हें रणनीति के तहत दिल्ली विधानसभा में मौका दिया और प्रवेश वर्मा का रिकॉर्ड ऐसा है कि आज तक वह कोई चुनाव नहीं हारे। जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी जाट नेता को सीएम बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की कवायद भी कर सकती है। बात मनोज तिवारी की करें तो भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए। इकलौते सिटिंग सांसद मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिला। 2016 से 20 तक यानी 4 साल तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 30% आबादी वाले पूर्वांचल वोटर्स के बीच खासे लोकप्रिय हैं मनोज तिवारी। बजट में बिहार और पूर्वांचल पर फोकस रहा है। पीएम ने अपनी रैलियों में बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया, खुद पूर्वांचल का सांसद बताया। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया। 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है, उसे देखते हुए बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। अन्यथा बीजेपी मनोज तिवारी की जगह किसी नए पूर्वांचल चेहरे को भी दिल्ली का सीएम बना सकती है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने के लिए एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और या 2 उप मुख्यमंत्री भी पार्टी बना सकती है, लेकिन कौन सीएम बनेगा और कौन डिप्टी सीएम, बीजेपी में यह लगभग बताना असंभव है। लेकिन कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो इन तीनों के अलावा भी सीएम पद की रेस में हैं। दिल्ली सीएम पद के दावेदारों में मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं। 2 बार 2013-2017 से शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। तीसरी बार रजौरी गार्डन से विधायक चुने गए हैं। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अगस्त 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। दिल्ली में सिख नेता के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी पंजाब में पकड़ मजबूत कर सकती है। दिल्ली सीएम पद के दावेदार वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, जो 2007 से 9 तक चांदनी चौक और 2014 से 17 तक मयूर विहार बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे।
2009 से 12 तक दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री, 2012 से 14 तक दिल्ली बीजेपी प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय बीजेपी प्रशिक्षण दल के सदस्य भी रहे। 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2023 में ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। दिल्ली के सीएम पद की रेस में बीजेपी नेता आशीष सूद भी शामिल बताए जा रहे हैं। वह बीजेपी के पंजाबी चेहरा हैं। आशीष सूद जमीन से जुड़े नेता हैं। वह एक समय पार्षद भी रहे। दिल्ली बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं। अभी गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अमित शाह की टीम के सदस्य माने जाते हैं। आशीष सूद दिल्ली के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक अन्य सीएम चेहरा विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2015 से जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता रहे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वरिष्ठ चेहरा है। वह संघ और संगठन में उनकी बड़ी पकड़ है। दिल्ली में सीएम पद की रेस में शामिल एक अन्य चेहरा बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय है। वह बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा है। सतीश उपाध्याय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सतीश उपाध्याय एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। सतीश उपाध्याय ने संगठन में कई दायित्व संभाले। वह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं और आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसे लेकर मंथन का दौर चल रहा है। यह फैसला यूं तो संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा, जो मोदी के अमेरिका दौरे के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कसौटी भी तय है, जो सीएम पद के उम्मीदवार को पूरा करना ही होगा। देश में महिला वर्ग बड़ा वोट बैंक बन चुका है। एनडीए शासित 20 राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे करके देश में बड़ा संदेश दे सकती है। दिल्ली में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के रूप में सेट हो चुके ट्रेंड को अब आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो वैश्य और व्यापारी वर्ग बीजेपी का अटूट कोर वोटर रहा है। दिल्ली में भी इसका वर्चस्व है। चुनावी राज्य बिहार में भी वैश्य आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में वैश्य वर्ग के चेहरे को मौका देकर पूरे देश में इस वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है बीजेपी का अगला मिशन पंजाब में भगवा लहराने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय की आबादी तकरीबन 30% है। ऐसे में इस समुदाय के चेहरे को कमान दी जा सकती है। पीएम मोदी ने विजयी संबोधन में पूर्वांचल के मतदाताओं का विशेष आभार जताया था। इसे स्थायी समर्थक बनाने और साल के आखिर में उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव का लाभ लेने के लिए बीजेपी पूर्वांचली चेहरे को कुर्सी सौंपने का दांव चल सकती है। दिल्ली में 17% से अधिक आबादी दलित की है। आरक्षित 12 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीतने में पार्टी सफल हुई है। दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को देश भर में घेरने की कोशिश करता है, उससे बीजेपी किसी दलित चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रदीप नरूला, सीनियर जर्नलिस्ट। पहला सवाल यही, स्मृति ईरानी या प्रवेश वर्मा? निरंजन पोद्दार जी। देखिए प्रश्न जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10-12 वर्षों के अंदर जो राजनीतिक संस्कृति रही है, उसके अंदर जो नाम चर्चा में रहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और कोई ऐसा नया नाम जो चौंकाने वाला नाम है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है और वो कहीं भी चर्चा में आपको दिखाई नहीं देता। अगर इसी कड़ी के अंदर बाकी की सबकी व्याख्या आपने कर दी, लेकिन एक नाम यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से मोहन सिंह बिष्ट जो अभी मुस्तफाबाद यानी कि हाँ 4 बार से विधायक रह चुके हैं, आप उनकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आपकी आपका यह आकलन है या किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन अभी जो हमने समीकरण गिनाए हैं,
अभी उत्तराखंड का चुनाव नहीं है, उस दायरे में फिर नहीं बैठते हैं। यूपी, बिहार और पंजाब 3 राज्यों में चुनाव है, उसको भी देखना होगा और ऐसे कैंडिडेट को लाना होगा सीएम पद के तौर पे जिसकी पूरे देश में साख हो। इसीलिए हमने नंबर 1 पर स्मृति ईरानी को रखा है। अगर एक सीएम एक डिप्टी सीएम वाली कवायद भी कर ली जाए तो शायद स्मृति ईरानी के साथ प्रवेश वर्मा का डिप्टी सीएम के रूप में कोई टकराव नहीं होगा। प्रदीप नरूला हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। क्या आपको ये आकलन ठीक लग रहा है प्रदीप जी? निसंदेह जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि बीजेपी के जितने भी राज्यों में सरकार है कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है और यूपी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी, जिसे ये सोचा जा रहा था कि शायद संगठन में कोई बड़ी जगह मिलेगी, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली का चुनाव आया तो इसे देखा जा सकता है। और जो जैसे भी प्रधान जी कह रहे थे, जो परंपरा रही है पिछले कुछ समय से बीजेपी की कि वो एक ऐसा चेहरा सामने लाते हैं कि जिसपे आप अंदाजा भी नहीं कर सकते और जिसपे बहुत सारे बड़े चेहरों का या महत्वाकांक्षी चेहरों का टकराव भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये तो संभव है कि कोई ऐसा चेहरा भी ले आए जो एकदम अचानक से नया हो। और क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि 3 स्टेट के चुनाव भी हैं, उनको भी साधना है, तो हो सकता है जातिगत समीकरण भी सज जाए और ऐसा चेहरा भी आ जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम हो सकता है, 2 डिप्टी सीएम, क्योंकि पंजाब के चुनाव है उसमें उनको भी साधना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें कि दिल्ली के बीजेपी विधायक और सीएम कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अलर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल हार के बाद अब उनकी नजर पंजाब के सीएम पद पर है। यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह केजरीवाल को पंजाब स्वीकार करने वाला नहीं है। प्रदीप नरूला जी, सीधे केजरीवाल पे हमला बोलकर और पंजाब की राजनीति से जोड़कर क्या सिरसा के जरिए कोई मैसेज दिया जा सकता है? मेरा मानना ये है कि मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि किसी महिला मुख्यमंत्री को बनाकर अगर 2 डिप्टी सीएम, जिसमें प्रवेश वर्मा या मनिंदरजीत सिंह सिरसा भी हो सकते हैं, तो बीजेपी ऐसा दाव खेल सकती है। क्योंकि बीजेपी ने जब जिस प्रदेश में जो दाव खेला है तो ये ध्यान रखा है कि अगला चुनाव किस प्रदेश में है, वो किन वोटर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बीजेपी हर वक्त इस रणनीति पे काम करती है। चलिए ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की हार के बाद अब पंजाब की सीएम का सपना देख रहे हैं। और बाजवा ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए यह भी कहा कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के उस बयान को भी कोट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू भी पंजाब का सीएम बन सकता है। क्या वास्तव में हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की खोज कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं अगले 24 घंटे में पंजाब का नया सीएम मिल जाएगा? देखिए प्रसन्न जी, जिस तरीके से पंजाब की एक संस्कृति रही है और पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली चुनाव हार के, यानी कि अपना विधानसभा चुनाव हार के भी अगर पंजाब का सीएम बनने के लिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब इसको स्वीकार करेगा। क्योंकि पंजाब बहुत सेंटिमेंटल, वहाँ की जो वहाँ की डेमोग्राफी है या वहाँ की जो लोग हैं वो बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं। और हाँ, हालांकि इसके अंदर एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से लगभग 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति, यानी कि जो विभव कुमार जो इनका सबसे विश्वस्त व्यक्ति है सार्वजनिक जीवन में, उसको उन्होंने पंजाब के अंदर सीएमआर यानी कि मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर उनको प्रथम तिल देकर के उनको वहां पे सेट किया था। तो उससे ये चीज तो जरूर है कि पंजाब पे ये अपनी पकड़ बनाना चाहेंगे, लेकिन सीएम बनना मेरे हिसाब से पंजाब के लिए ना इनके लिए ना इतना आसान रहेगा और ना पंजाबी इस चीज को स्वीकार करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी जो चर्चा चल रही थी प्रसून जी, मैं उसी बात पे दोबारा आना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे मनिंदरजीत सिंह सिरसा की, तो भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति और रही है कि जो संघ कैडर से जो आता है, यानी कि जो बीजेपी के संस्कारों से जो पला हुआ होता है, उसी को ये जो मुख्य पद होता है या प्रमुख पद होता है
उसको ये देते हैं। केवल इसके अंदर एक आप ये समझ लीजिए उदाहरण ऐसा है जो इन्होंने बाहर से आयातित व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और वो हिमंता बिस्वा शर्मा का है। नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण ले सकते हैं। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो डिप्टी सीएम बनाने मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी, सीएम के लिए नहीं, मैं सीएम के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, स्मृति ईरानी की बात करें तो देखिए दिल्ली के अंदर विधान परिषद तो है नहीं, और 6 महीने के अंदर अगर मान लीजिए स्मृति ईरानी जी को चुन करके जाना पड़ेगा सदन के अंदर, तो कौन सी सीट वो खाली करवाएंगे, और जो सीट खाली करवाएंगे वो निश्चित निरंजन पोद्दार जी, अगर बनती है तो आम आदमी पार्टी में पहले दिन से कयासबाजी तोड़ फोड़ की लगने लगी है। मुझे तो यही लगता है कि अगर वो आती हैं तो बीजेपी का कोई विधायक नहीं पद छोड़ेगा, आम आदमी पार्टी का ही कोई विधायक उनके लिए पद छोड़ेगा। जी, ऐसा मेरा आकलन है, आप मुझसे अलग राय रख सकते हैं। जी देखिए प्रसून जी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर 2 धड़े बनेंगे, ये चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो अंदर के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एलओपी के लिए गोपाल राय को प्रमुखता देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आतिशी जी के ऑफिस से विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अगर गोपाल राय जी एलओपी बनाते हैं तो आतिशी कहीं ना कहीं एक अलग गुट बना करके कांग्रेस में जाने की सोचेगी। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई भी जो गुट टूटेगा आम आदमी पार्टी का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। हो सकता है अगर कोई उसके अंदर भाग भी हो, अगर बंटवारा भी हो, तो वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी राजनीति को दोबारा से दिल्ली के अंदर उठाती आ रही है। और आपको एक चीज और समझनी चाहिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोटर है, कैडर है, नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगभग आप ये समझ लीजिए कांग्रेस से ही आए हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगी। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ, जिस तरीके से शुरू से कवायद चली जा रही है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनका राजनीतिक कार्य क्षेत्र बाहरी दिल्ली यानी दिल्ली देहात रहा है, उनको कहीं ना कहीं रिजर्व में रख करके और उसके बाद में नई दिल्ली सीट लड़ाना और उस सीट को, इतनी बड़ी सीट को जीतना, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगा रही है। इसीलिए निरंजन पोद्दार जी, हमने कहा कि उनसे बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी है। अगर प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। उनके साथ ये समीकरण बैठ सकता है और कोई अहंकार की लड़ाई भी नहीं होगी अगर स्मृति ईरानी के साथ प्रवेश वर्मा आते हैं। ये हम लोगों का महज आकलन है। प्रदीप जी, क्या लगता है कि पहले पंजाब का सीएम बदलेगा कि बीजेपी का सीएम आएगा? नहीं, पहले बीजेपी का ही सीएम आएगा। पंजाब का सीएम बदलने की कवायद शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कल केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है उन्होंने पंजाब के विधायकों के मंत्रियों की बैठक बुलाई है दिल्ली में, इसी को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। इसीलिए पूछ रहा हूँ प्रदीप जी। जी, कयासबाजी तेज हो गई है, नो डाउट, लेकिन तुरंत फुरत में अगर कल ही मीटिंग बुला के या 1 या 2 दिन में सीएम बदल दे जाएगा तो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं लगता, क्योंकि अभी इतनी जल्दी केजरीवाल ये कदम नहीं उठा सकते। अगर ऐसा उठाया तो पंजाब में पार्टी ब्रेक हो सकती है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कोई ऐसी संभावनाएं। कौन ब्रेक करेगा प्रदीप जी? आपको लगता है कि भगवंत मान के पास इतने विधायक या सांसद हैं कि वह ब्रेक कब करने की स्थिति में आ सकते हैं? नहीं, रिवोल्ट देखिए, ब्रेक करने की स्थिति में तो टाइम लगेगा। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में न ब्रेक हो सकता है, न इतनी बड़ी संख्या में रिवोल्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, रिवोल्ट के बीज बो दिए जाएंगे उसी दिन ही। तो मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी हार के बाद केजरीवाल इस स्थिति में नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके। जी जी जी। और अगर मान लिया जाए, समीकरण देखे जाए, तो आपको कौन सा ऐसा समीकरण दिखता है जो वास्तव में दिल्ली सीएम के लिए सबसे फिट बैठता है? प्रदीप जी, देखिए मैं बार बार हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं जिस तरह से आप सीधा नाम ले रहे थे स्मृति ईरानी का, और मैं कह रहा था कि किसी महिला मुख्यमंत्री को बिठाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली बीजेपी में महिला एमएलए और नहीं कोई चुन के आई है। तो मेरा रेखा गुप्ता जी का भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को नाम जानना चाहिए प्रदीप जी, नाम खुल के लीजिए। जी जी। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि अगर परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनते हैं तो रेखा गुप्ता पर बीजेपी चांस ले सकती है। चलिए निरंजन पोद्दार जी,
आपका क्या आकलन है, किस समीकरण पे किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, जैसे मेरा भी यही मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपना रही है, यानी कि उड़ीसा के अंदर उन्होंने दलित मुख्यमंत्री दे दिया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया, मध्य प्रदेश में उन्होंने यादव मुख्यमंत्री दे दिया, राजस्थान में उन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दिया और हरियाणा के अंदर उन्होंने सैनी मुख्यमंत्री। तो अब वो चाहेंगे कि एक जाट मुख्यमंत्री भी हो, जिससे क्या है 5 राज्यों के अंदर डोमिनेट करने वाले जाट जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी नाराजगी कम हो। तो उस लिहाज से भी प्रवेश वर्मा जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। और अगर एक चीज को मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से पता चला है कि कल मोहन सिंह बिष्ट जी के पास अमित शाह जी का फोन आया था, डायरेक्ट उन्होंने उनसे कम से कम 12-15 मिनट तक बात करी है, तो उससे ऐसा भी संभावना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कोई चेहरा निकाल सकती है जो शालीन चेहरा हो, ठंडा चेहरा हो। और सबसे आशीष सूद को क्या वो शालीन चेहरा आप मानते हैं, जो डीयू से लेके पार्षद से लेके यहां तक का सफर अब तक तय कर चुके हैं? देखिए प्रसून जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को चेहरा बनाएगी जिसके ऊपर तमाम विधायक, जो 48 के 48 विधायक, वो सहमत हो। और आशीष सूद की बात करें तो वो अभी इतना बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि बहुत उनसे सीनियर नेता अब चुनाव जीत करके आए हैं जिनके नेतृत्व में आशीष सूद जी ने काम किया है। तो मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई जोखिम दिल्ली में लेना चाहेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अभी ये जो फतह हुई है 27 साल बाद में हुई है, और इसके बाद में 5 साल बाद, लगभग समझ लीजिए 2 साल बाद में इनको एमसीडी में जाना है, और उसके बाद में इनको 5 साल बाद में दोबारा से विधानसभा में जाना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को लाएगी। निरंजन पोद्दार जी, जो चुनाव का विश्लेषण मैंने देखा और दिल्ली में चुनाव लड़ते देखा किसी नेता को, बीजेपी के सबसे बड़े नेता को, तो एकमात्र चेहरा था अमित शाह। अमित शाह ही पूरी दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे थे, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आशीष सूद वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि उनको ओबीडिएंट बॉय चाहिए? प्रदीप जी देखिए शुक्ला जी, एक बात और बता दूं कि जिस तरह से जातिगत समीकरण को साधने की बात हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि अगर चुनाव के दृष्टिगत अगर बिहार का चुनाव हो और जो भी बीजेपी आगे लुकिंग फॉरवर्ड जो आगे देख रही है, तो उसमें आशीष सूद मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, वो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये बहुत बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जिस रणनीति पे चलती है उसके लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। जल्दी से आप एक आकलन और कपिल मिश्रा के बारे में भी बता दीजिए, क्या कपिल मिश्रा पे दांव लगा सकती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी देखिए शुक्ला जी, जिस तरह बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो एक ऐसे चेहरे, कपिल मिश्रा भी बहुत परिचित चेहरा है, तो एक ऐसे चेहरे पे दांव लगा सकती है जो बिल्कुल जैसा कि पहले स्टेट्स में हुआ है, एमपी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। पोद्दार जी आप बता दीजिए, क्या कपिल मिश्रा पे बीजेपी दांव लगा सकती है? देखिए ऐसा है प्रसून जी, मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिपक्व नेता को आगे लेके आएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर बेशक भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन जो चुनौतियां हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और दिल्ली का जितने बजट के अंदर जो उनको अपनी घोषणाएं पूरी करनी है, अगर मान लीजिए कोई किंतु परंतु के साथ भी वो घोषणाएं पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से केंद्र का उनको साथ रहेगा। लेकिन फिर भी जो राज्य और केंद्र की एक सीमाएं होती है, उससे ज्यादा आगे बढ़ करके कोई भी किसी भी सरकार को कोई भी चाह करके भी उतना फंड नहीं दे सकता। और जितनी घोषणाएं की है उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता जो भी दिल्ली की सरकार होगी उसको 22 से 24 लाख करोड़ रुपए का 24,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड चाहिएगा। और जिस तरीके से दिल्ली का बजट अभी 68-70,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से लगभग समझ लीजिए 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पे जो सैलरीज और जो खर्चे हैं उनके निकालने के बाद में अगर मान लीजिए बाकी की जो इन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे जो अगर खर्च कर दिया, तो फिर वही ढाक के 3 बात हो जाएंगे, ढांचागत विकास फिर दिल्ली का नहीं हो पाएगा, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है आज आने वाले चुनाव में। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, आपको मैं एक चीज और बताऊं, दिल्ली की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सदा से गुटबाजी की राजनीति रही है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ऐसा नहीं चाहेगा कि दिल्ली फिर से गुटबाजी में
बटी नजर आए। गुटबाजी का कारण यह था कि केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। आज का दौर कुछ अलग है। कोई भी अमित शाह और मोदी के खिलाफ जबान खोलने में भी उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए गुटबाजी का तो सवाल नहीं है। अब देखना होगा कि क्या स्मृति ईरानी के जरिए बीजेपी आगे बढ़ेगी या किसी और नेता के। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।